में मंत्री रहे हैं और जेपी दलाल साहब जो इस मंत्रालय को अभी संभाल रहे हैं कृषि मंत्री थे, वो भी धनखड़ साहब भी, और सत्यप्रकाश जरावता जी जो कि पटौदी से विधायक हैं बीजेपी के, पूर्व में प्रवक्ता रहे हैं, बहुत सारी डिबेट भी इनके साथ मैंने की हैं, तो पुराना परिचय है सर से मेरा। पहले मैं धनखड़ साहब आपके पास आते हुए और मेरा सीधा सवाल आपसे ये है सर, सरकार और संगठन का बहुत लंबा अनुभव है सर आपका, सब कुछ ठीक चल रहा है? ये तो आप कार्यकर्ताओं से पूछिए, क्योंकि मेरी वो कार्यकर्ता तो आपके आदेश पर, आपके निर्देश पर काम करते हैं ना सर। ऐसा है कि जो है कार्यकर्ता उस बात को सबसे अच्छी तरह से अभिव्यक्त करता है जी, जब वो भूमिका निभाता है, काम करता है, तो उसके ध्यान में आता है कि काम कैसा चल रहा है। क्योंकि मेरे मुंह से मैं सर्टिफिकेट दूं ये अच्छा नहीं जी। मुझे हरियाणा का बूथ स्तर का कार्यकर्ता कहे कि काम अच्छा हो रहा है तो मैं मानूंगा कि काम अच्छा हो रहा है। संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सर आपके हाथों में है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि मंत्री आप रहे हैं, तो सरकार का किस तरीके से कामकाज होता है, किसी भी मंत्रालय को किस तरीके से संभाला जाता है, उसका अनुभव भी आपके पास है। लेकिन क्योंकि आप 2024 हालांकि भी बहुत दूर है, लेकिन फिर भी तैयारियां अभी से आप शुरू कर चुके होंगे। देखिए, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज मैं ये कहूं कि प्रदेश में सबसे मजबूत। अब कार्यकर्ताओं से कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मेरी वो कार्यकर्ता तो आपके आदेश पर, आपके निर्देश पर काम करते हैं ना सर। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कार्यकर्ता उस बात को 19 तारीख को हमने हमारे 307 मंडल हैं जी, उनकी बैठक एक साथ की और 30,000 कार्यकर्ताओं ने उसमें भाग लिया। अभी 25 तारीख को वाजपेयी जी की जयंती हमने स्वराज दिवस के रूप में मनाई जी, और एक छोटा सा प्रयोग किया कि हर बूथ पर मनाएंगे। और हमने बड़ा टारगेट नहीं दिया कि कम से कम 11 लोग आप उपस्थित कराएं जी, अटल जी का चित्र सब जगह रखे, श्रद्धांजलि अर्पित करें और अटल जी के कामों को याद करें। 19,000 से अधिक बूथों पर यह कार्यक्रम हुआ है जी, और 2 लाख से अधिक लोग इसमें सहभागी हुए हैं और ये एक ही दिन में हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत है जी। बिल्कुल, ये तो रही संगठन की बात सर। अब थोड़ा सा सरकार की बात भी कर लेते हैं। देखिए, सरकार आप चला रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर भी है, चाहे वो HPSC का मसला हो, चाहे वो महंगाई का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, और भी तमाम मसले हैं। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सवाल आपसे बनता भी है सर कि जो विपक्ष की ओर से तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर आपका जवाब। तो विपक्ष तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष को अपनी बात कहनी चाहिए और विपक्ष इसी काम के लिए होता है कि वो सरकार के सामने सवाल खड़े करे। लेकिन जनता जिनको काम सौंपती है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि के नाते सरकार काम करती है, तो जनता हमारी मालिक है जी। हाँ, मैं इसको ऐसे मानता हूं कि सरकार में जो होते हैं लोग, उनकी भूमिका भरत की होती है जी, और जनता की भूमिका राम की होती है। जैसे रामन जब वनवास में गए तो भरत उनको वापस लेने के लिए गया जी। जब फैसला हुआ तो राम ने कहा, ठीक है भरत, तुम इतने प्रेम से आए हो, मैं अपना शासन वापस लेता हूं जी, लेकिन प्रतिनिधि के तौर पर मैं तुमको 14 साल के लिए अपना काम करने की जिम्मेवारी देता हूं जी। अब लोकतंत्र में क्या है कि 5 साल के लिए जनता हमको जिम्मेवारी देती है, पार्टियों को, उनके प्रतिनिधि जो चुनाव में खड़े होते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ राम की भूमिका में कौन है जो जिम्मेवारी देता है? जनता जनार्दन है जी। और प्रतिनिधि की भूमिका में कौन है? जो सरकार में बैठे हैं। तो अंतिम निर्णय करने का अधिकार हमेशा जनता के पास होता है कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इसमें भी जो जिसको कहते हैं कि प्रोसेस, सर्कमस्टांसेस, उसके आधार पर भी आप देखोगे, अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो सरकार एक लेयर पर काम नहीं करती। सरकार के चपरासी से लेकर और मुख्यमंत्री तक अनेक लेयर्स होते हैं जी। और उसमें से जब हम किसी अच्छाई के साथ काम करना शुरू करते हैं और मान लो किसी लेयर में कोई गड़बड़ आ गई जी, मान लो आप कोई बहुत अच्छी गाड़ी की बात कर रहे हो और गाड़ी लेकर चले हो, आप कह रहे हो मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन संयोग से मान लो किसी उसके एक टायर में कोई दिक्कत आ गई, तो आप ठीक करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। आप कह रहे हो मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मान लो आपको कोई फुंसी होगी तो ठीक करोगे कि नहीं करोगे? सरकार
ने जो आप सवाल खड़ा कर रहे थे, पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां देने में अपनी साख बनाई। जी, मैंने सवाल खड़ा नहीं किया बीच में सवाल खड़ा मैं नहीं कर रहा, सवाल खड़ा जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं। ठीक है, कोई जो आप उनकी बात बता रहे थे। तो खासतौर पर कांग्रेस और हमने अपनी कमी को खुद पकड़ा। हमारी गाड़ी में ऐसे सेंसर लगे हैं जो बैठे बैठे बता देते हैं कि गड़बड़ हो रही है। जैसे टायर में हवा कम हो गई तो सेंसर बता देता है, कोई और उसकी बैलेंसिंग बिगड़ी तो बता देता है। हमारे ही सेंसर ने बताया कि भी दिक्कत हो गई जी, और दिक्कत होते ही हमने उसका समाधान शुरू किया। इसलिए हमारी नीयत और ईमानदारी इसमें से है कि हम बेहतर करना चाहते हैं। हम प्रतिपक्ष ने जैसा किया, हम चीजों को छुपाते नहीं है, हम बताते हैं और करेक्ट करते हैं। ये हमारी ताकत है, जिसके कारण से जनता हम पर भरोसा करती है। बिल्कुल। अच्छा, मोनिका मेरी सर से बहुत बेसिक सा सवाल है। दरअसल अब क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है, हरियाणा में भी 2 मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब नाइट कर्फ्यू जो है वो लागू कर दिया गया है कल से। तो आम जनता के मन में ये सवाल होता है कि उसके लिए तो पाबंदियां हैं, जब शादियां होती हैं तो 200 लोग सिर्फ अलाउड हैं, उसके ऊपर नहीं अलाउड है, एक्शन हो जाएगा। लेकिन जब नेताओं की रैलियां होती हैं तब ये नियम कहां ताक पर रख दिए जाते हैं। तो उनके लिए क्या कीजिएगा? सिर्फ आम जनता के लिए होते हैं नियम, नेताजी के लिए नहीं होते क्या? सब वाजिब सवाल है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वाजिब सवाल है, और सवाल खड़ा करना ही ताकत है मीडिया की, और सवाल खड़े करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से इन सारी चीजों का पालन राजनीतिक रैलियों में भी, जैसे पीछे चुनाव हुए, बहुत कोरोना के समय में हमारा इलाहाबाद का चुनाव हुआ, तो बहुत सारे हमने उस पालन के साथ, उस पथ्य पालन के साथ जो बताए गए थे काम करने का प्रयास किया। और इसी तरह की स्थिति, अगर ये स्थिति बढ़ती है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सब लोग उस पथ्य पालन के साथ भी मास्क लगा के जाना है, बाकी सब करने हैं। अब देखिए, भारत ऐसा देश है जिसकी सत्ता लोकतंत्र के आधार पर चलती है, और लोकतंत्र में चुनाव एक महापर्व है। आप कितनी बात कहें, आप चुनाव से नहीं बच सकते और बचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ तो आपका सिस्टम गड़बड़ाता है। आपका सिस्टम अब चुनाव पर ही आधारित है। बिल्कुल सही। अगर आप उससे बाएं दाएं जाने की कोशिश करेंगे तो लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हो, आप कोरोना के कारण से ये क्या कर रहे हो, तो आप उसको नहीं छेड़ सकते। मतलब ये भी भारत में एक अच्छी बात है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई तो सर्वोच्च न्यायालय भी उसको रोकता नहीं है, कहता है कि चुनाव पूरा होने दो, आपका कोई सवाल है तो बाद में सुनेंगे। चुनाव की प्रक्रिया को यहां बड़ा पवित्र माना गया है। लेकिन उसके साथ साथ जब ऐसी स्थिति आती है तो सामान्यतः लोगों को में भी जागरूकता की जाती है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी को भी हम देखते थे, बाकी नेताओं को देखते थे कि वो मास्क लगा के, उसकी अपील करके, बाकी सब उसके साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी में मैं थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूंगा, एक सवाल, मेरा छोटा सा सवाल है सर। देखिए, दिन में आप एक बहुत बड़ी रैली करते हैं और शाम को जाके आप कोविड की समीक्षा करते हैं, ओमिक्रॉन की समीक्षा करते हैं, तो इसको लेकर भी लोगों का सवाल है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे कि भाई ये कैसी चिंता कोविड की और ओमिक्रॉन की। देखिए, सामान्य आदमी का सवाल कई बार ऐसा होता है कि वो केवल घटनाओं को देख कर करता है, लेकिन जो राजनीति में जिनके जुम्मे दायित्व होते हैं वो उनके जुम्मे पूरा देश होता है, उनके जुम्मे सब वर्ग होते हैं, उनके जुम्मे सब इलाके होते हैं। वो व्यक्ति को देख रहे होते हैं कि व्यक्ति रैली कर रहा था, व्यक्ति अब समीक्षा कर रहा है। वो एक व्यक्ति नहीं है भैया, ये देश है 135 करोड़ का, ये 3000 किलोमीटर लंबा है, 3000 किलोमीटर चौड़ा है, इतनी बड़ी आबादी इसमें रहती है, इतने राज्य रहते हैं, अलग अलग राज्य की अलग अलग स्थिति है, अलग अलग राज्य की अलग अलग संभालने की स्थिति है। तो उसके कारण से संपूर्ण देश का समग्र का विचार करना है, क्योंकि व्यक्ति का विचार तो ये ना, उसने तो उस व्यक्ति पर बोलना है, जो बोलने वाला व्यक्ति है, जिस बात की आप बात कर रहे हो, या उसको आप ये भी कह सकते हो कि वो कटाक्ष में बोल रहा है, वो केवल व्यक्ति को देखता है। वो समग्र भारत का जिस दिन पूरा दृष्टिकोण उसको आएगा तो उसको ये बात समझ में आएगी कि ये उस व्यक्ति की परिश्रम है कि जहां एक तरफ वो चुनाव के लिए काम करता है तो बाद में बैठकर संपूर्ण देश की सेहत कैसे अच्छी रहे उसकी भी चिंता करता है। बिल्कुल। कंचन मेरी सहयोगी, सीनियर एंकर है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मेरा एक सवाल आपसे है, लेकिन उस सवाल से पहले ही कुछ मेहमान हैं जो मेरे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, और अमित गोयल जी यहाँ पर जुड़ेंगे, जगतपाल जी, रश्मि शर्मा, अलीशा तोमर, शैलजा भाटिया और संजय यादव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम लोग मंच पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा आपसे यह है,
आंदोलन खत्म हो चुका है किसानों का, वापस अपने घर लौट चुके हैं किसान, लेकिन तमाम बॉर्डर्स की अगर तस्वीरें मैं उठा लूं और तस्वीरों को देखूं तो जगह जगह पर बड़े बड़े जो गड्ढे हैं, बड़े बड़े जो अगर आज भी देखें तो लोहे के जो टुकड़े हैं सर वो निकले हुए हैं। संधू बॉर्डर की बात कर लूं तो बड़े बड़े गड्ढे जिसकी वजह से दुर्घटनाएं लगातार वहां पर हो रही हैं। लोगों का कहना है कि किसान तो चले गए हैं लेकिन हालात कौन देखेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसान लेगा, शासन प्रशासन लेगा या सरकार लेगी? सर देखिए, निश्चित रूप से शासन प्रशासन भी सरकार का ही उपकरण है, तो सरकार और शासन प्रशासन दोनों का दायित्व और संयोग से हमारे बीच में हमारे एक मंत्री भी उपस्थित हैं, क्योंकि सामूहिक जिम्मेवारी होती है तो वो भी इस बात का संज्ञान लेके जाएंगे। जो बात आपने मुझे बताई है मैं भी निश्चित रूप से तत्कालिकता से सरकार के ध्यान में लाऊंगा और आने जाने में अब कोई कठिनाई बची है, कोई असुविधाएं हैं तो उनको तुरंत दूर करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वहां पर जब मौजूद होते हैं, तस्वीरें वहां से दिखाते हैं तो वाकई तस्वीरें हैरान करती हैं। गड्ढे इतने बड़े हैं वहां पर, लोहे के टुकड़े रास्तों में खुले हुए हैं जिससे आने जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने और इस पर तुरंत जो है काम कराएंगे। चलिए सृष्टि सवाल है? चाहती हूँ, हर क्षेत्र में आजकल महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जब महिलाओं सुरक्षा की बात आती है तो क्यों आखिर हम पीछे हो जाते हैं? उनका ये सवाल ये है सर कि देखिए हर कोई, आजकल हम यूपी में देख भी रहे हैं सर, यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किस तरीके से सभी महिलाओं पर फोकस कर रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेस को आप देखिए कि 40% टिकट हम महिलाओं को देंगे, बीजेपी भी बता रही है कि हम किस तरीके से महिलाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए बाकायदा अलग से मैनिफेस्टो बनाया जाता है। लेकिन सृष्टि का सवाल यह है कि मैनिफेस्टो तो आप बना देते हैं, चुनाव जीतने के बाद क्या वाकई में जमीन पर उतना काम हो पाता है? सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार को, दलाल साहब यहाँ हैं, हमारे 2 विधायक यहाँ हैं जी, सिंगला जी और हमारे जरावता जी, इनको बधाई दूंगा। ये महिलाओं के हक के लिए लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में। 50% रिजर्वेशन इन्होंने, रिजर्वेशन में नहीं कहूँगा, प्रतिनिधित्व दिया है महिलाओं को पंचायती राज में आने के लिए, और उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम पंचायत के चुनाव तभी कराएंगे जब महिलाओं को प्रतिनिधित्व 50% मिलेगा। इसके लिए अड़े हुए बहुत सारे जनप्रतिनिधि बनने के इच्छुक लोग जो है वो जल्दी चाह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी मिले। और संगठन में भी 33% महिलाएं हमारे संगठन में हैं। मैं एक अच्छी बात आपको बताऊं, जब पिछले टर्म में पंचायत मंत्री था और मैंने पढ़ी लिखी पंचायतें का जब निर्णय कराया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हमने लड़ी, तो मुझे लिए आनंद की बात ये थी कि 33% महिलाओं को आरक्षण था, 43% महिलाएं जो है विजयी होकर आई थी। ये बहुत अच्छी बात थी। 10% उससे अधिक आई थी। तो महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं। निश्चित रूप से राजनीति में भी जिस तेजी के साथ मैं देख रहा हूँ आ रही हैं, काम कर रही हैं, तो अब महिलाओं को कोई रोक नहीं सकता। महिलाएं बस अपनी गति से चली रहें। अब कोई ताकत उनको बढ़ने से, वैसे तो उनको शक्ति स्वरूपा हम मानते ही हैं, लेकिन अब शक्ति की अभिव्यक्ति भी हो रही है, अब उनको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है सर, लौटेंगे हम आपके पास। सत्यप्रकाश जी, मैं अब आपके पास आना चाहूँगा। पटौदी विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक हैं और जिस तरीके से मैंने परिचय आपका दिया कि आप बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता भी रहे हैं, बहुत सारी डिबेट भी मैंने आपके साथ की है सर। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आपने अपने विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो किस तरीके से उसका विकास किया है और आने वाले समय में क्या योजना है आपकी कि कौन कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है कि प्रायोरिटी के तौर पर, प्रायोरिटी के आधार पर इनको काम ये पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश नहीं होना चाहिए, हो पाया लेकिन आगे होगा? देखिए, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी मेरा अपने आप से कुछ वायदा था, वो मैंने पटौदी की जनता से चुनाव में नहीं किया। जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आई, पटौदी का विकास उससे पहले रुका हुआ था। एक राजनीतिक उपेक्षित क्षेत्र गुरुग्राम के इतने नजदीक होते हुए, एनसीआर का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हुए, वो बहुत विकास की दौड़ में पिछड़ गया था। वो शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एकदम बहुत, ये कहें कि उससे आगे जो दूर दराज के क्षेत्र है वो भी आगे निकल गए थे। लेकिन 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने
पटौदी के अंदर एक नेशनल हाईवे दिया, जिसका काम अब शुरू हो गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ प्रतिज्ञा थी जी, और अब वो काम तमाम रुकावटें दूर होकर और पटौदी के नए हाईवे का निर्माण गुरुग्राम से सीधा रेवाड़ी, उससे पटौदी के डेवलपमेंट में बड़े एक किस्म से चार चांद लगने के साथ साथ एक सुगम व्यवस्था, क्योंकि जो हमारी कनेक्टिविटी है जी, वो 3 नेशनल हाईवे से पटौदी की हो गई है। प्री बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पूछा कि आप क्या क्या काम करना चाहते हैं जी, उस समय मैंने कहा था कि पटौदी ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, मानेसर उसमें है, केएमपी वहां है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर ऑर्बिटल लेके आ रहे हैं, ऑर्बिटल रेल केएमपी के साथ साथ, आरआरटीएस नेशनल हाईवे के साथ साथ आ रहे। मेरा ये मानना है देश का सबसे बड़ा जो ट्रेड का सेंटर है वो हमारा पटौदी केएमपी मानेसर वो इस समय है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके आधार पर हमारे क्षेत्र के अंदर एक नई डीपीआर, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का क्षेत्र रहा है, बादली कुलाना से लेके बिलासपुर चौक तक, उसके अंदर फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, जो 3 नेशनल हाईवे को जोड़ेगा, आगे पंजाब निकल जाएगा। इस तरह के बड़े काम हमने पटौदी में उठाए। अभी पीछे मुख्यमंत्री जी आए, कॉलेज पटौदी की एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता थी, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए। 10 स्कूल सीनियर सेकेंडरी हमारे यहाँ क्षेत्र के अपग्रेड हुए हैं, एक कॉलेज आया है, रोड का हमने आपको बताया। 33 गांव ऐसे हमारे जो इनके साथ लगते हैं, फरुखनगर से और हेली मंडी के, जिनको हम थड़ियों के गांव कहते हैं, वहां पर खारा पानी है हर गांव में, बहुत लंबे समय तक जद्दोजहद होती रही है। बिल्कुल। और आप सत्यप्रकाश जी, मैं बात पूरी कर जी जी जी, जरूर जरूर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 66 करोड़ रुपए देकर और उन 33 गांव में पीने का पानी, नहर आधारित मीठा पानी वाले, जो हमारी योजना 30 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी, 33 गांव को एक बड़ा पीने का पानी। ठीक है। और सबसे बड़ा जो हमने दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि पटौदी के अंदर मानेसर एक एरिया है जो अपने आप एक औद्योगिक नगरी है, जिसको पहले कांग्रेस के समय में एक लूट खसूट का क्षेत्र बना दिया था। जमीन ने किसानों की औने पौने भाव में कांग्रेस के शासन में छीनी गई थी। उस क्षेत्र को एक विशेष दर्जा हमारी सरकार ने मानेसर नगर निगम बना कर दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी। जब मेरी फाइल कहीं रुकती भी है तो माननीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, क्योंकि पटौदी माननीय अध्यक्ष जी के साथ नगरी है, इनका आशीर्वाद मिलता है और वो सारे काम हम अपने बड़ी सफलतापूर्वक आगे ले जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए, कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, और ये बात हम आप नेताओं की ओर से सुनते हैं। ये लाइन वहीं से मैंने सीखी है कि जनता जो है लोकतंत्र में वही मालिक होती है। यहाँ जनता जनार्दन बैठी हुई है, आप लोगों को सुन रहे हैं बारीकी से, धनखड़ साहब को सुना, आपको भी सुना है। उनके कुछ सवाल हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। कोई सवाल आपसे करना चाहते हैं, क्या सवाल है उनके जहन में? ओवर टू यू अंजलि। जी अमित, लगातार हम जनता के मुद्दों को अपने इस कार्यक्रम में लगातार उठा रहे हैं, और इसी बीच हमारे दर्शक धर्मपाल भी लगातार बने हुए हैं। इनका हमारे विधायक ओम प्रकाश धनखड़ जी से सवाल है। धनखड़ साहब धनखड़ जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक जी हमारे। जी सवाल करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक सुधीर सिंगला जी यहाँ मौजूद हैं, तो उनसे भी मेरा एक सवाल है कि लगातार अंडरपास, फ्लाईओवर और विकास की दौड़ में इतना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज है जो पीछे भी छूट रही है। पीछे ये छूट रहा है कि गुड़गांव जैसे शहर के अंदर हेलो हेलो हेलो, जनता की आवाज को बुलंद करिए, चलने वाला माइक दीजिए उनको। बिल्कुल सही बात। हेलो हेलो सर, मेरा ये सवाल था कि हमारे विधायक जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, सुधीर सिंगला जी, कि हम रोज अंडरपास ही बना रहे हैं, फ्लाईओवर ही बना रहे हैं, विकास की इस दौड़ में ना कुछ चीजें पीछे भी छूट रही हैं। शायद आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं हो, लेकिन युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है।
कि गुड़गांव जैसे शहर के अंदर बच्चों के पास फ्री में क्रिकेट खेलने के लिए एक ग्राउंड तक नहीं है। वो ताऊ देवीलाल ग्राउंड के अंदर तो वो खेल नहीं सकते, या अभी सुना है कि भाई एक बड़ा ग्राउंड आईपीएल के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन जो युवा जो बच्चे होते हैं वो कहाँ खेलने के लिए जाएंगे। एक तो मेरा सवाल ये था, और दूसरा, हमने गुड़गांव का नाम बदल करके गुरुग्राम तो रख दिया, लेकिन जो यहाँ का सबसे बड़ी पहचान है गुरु द्रोण की जो मूर्ति है, पूरे गुड़गांव में कहीं देखने को नहीं मिलती। राजीव चौक पर एक छोटा सा पार्क हुआ करता था, जिसको भी यहाँ से हटा दिया गया बिल्कुल। तो क्या उसकी जरूरत नहीं है? एक सिर्फ बच्चों के लिए क्रिकेट का ग्राउंड बहुत जरूरी है सर यहाँ पर, क्योंकि हर हफ्ते बच्चा है ना 1000 रुपए पर बच्चा खेलने के लिए ग्राउंड में पैसे नहीं खर्च कर सकता। 15 से 20 हजार रुपए लगते हैं एक क्रिकेट का एक मैच खेलने के लिए 3 घंटे के लिए। तो सर वो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कोई ग्राउंड भी नहीं है। ठीक है सर, वैसे तो ये सवाल आपको सुनील सिंगला साहब से करना चाहिए था लेकिन फिर भी ठीक है सर। आप कुछ कहेंगे उसके सवाल पे? देखिए, सिंगला जी कहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी ने, एक सिंगला जी भी यहाँ बैठे हुए हैं वैसे तो आप 2014 से पहले का जो हमारा स्टेडियम है आप देखिएगा, आज वर्तमान में देखिएगा, आपको बहुत बड़ा बदलाव हमारे माननीय जो विधायक हैं सुधीर सिंगला जी, इन्होंने बड़ी दृढ़ इच्छा के साथ उसमें बड़े परिवर्तन किए हैं। और पीछे जीएमडीए की मीटिंग थी, उसमें नया प्रपोजल भी माननीय विधायक जी ने भी दिया है और हमने भी कहा है कि गुरुग्राम के लिए एक और स्टेडियम की आवश्यकता है और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। 270 करोड़ का कोई स्टेडियम प्रपोज है ना? माइक दो विधायक साहब को। वजीराबाद के अंदर अभी स्टेडियम बनने जा रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीएमडीए की मीटिंग के अंदर वो लिया था इस विषय, और मेरे ख्याल और दौलताबाद के अंदर भी मेरे ख्याल बन रहा है, एक अकेडमी के तत्वाधान में बन रहा है। थैंक यू सर। चलिए, देखिए इनका सवाल बहुत अच्छा है जी, और इन्होंने युवाओं की बात की है, और निश्चित रूप से सबसे बड़ी धरोहर हमारे युवा हैं। और मुझे लगता है कि जो भी दोनों मेरे विधायक यहाँ हैं, जो 6 शहर को एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, जरावता जी और सिंगला जी, तो निश्चित रूप से ये जो हर जगह कैसे युवाओं को अच्छे से अच्छे खेलने की सुविधा मिले। और हमारे बीच में हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी भी आ गए हैं, तो खेल के नाते से अब बहुत ही हमारे खेल मंत्री भी जो है वो खिलाड़ी हैं, संदीप सिंह जी। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में, क्योंकि हरियाणा की पहचान इस रूप में भी है कि ओलंपिक जीतने में, ओलंपिक मेडल ज़्यादा से ज़्यादा लाने में हमारे जब खिलाड़ी जाते हैं तो हमारी हिस्सेदारी भी ज़्यादा होती है और हमारे मेडल भी ज़्यादा होते हैं। इस बार भी हम 25% खिलाड़ी थे और 50% मेडल ले आए थे। तो निश्चित रूप से हर युवा के मन में ये है कि वो अधिक से अधिक किस तरह से जो है खेलों में प्रतिनिधित्व कर सकता है, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ये वर्तमान उसके हिसाब से बहुत जरूरी है। बड़ा अच्छा सवाल उठाया, और निश्चित रूप से इस पे प्रति ध्यान कराना। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है, कुछ चीज़ों पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका सवाल बहुत ही सुंदर है और निश्चित रूप से इस विषय पर सबका ध्यान देना चाहिए। मैं तो एक बात बार बार कहता हूँ कि हमारी स्टेट के बारे में एक कहावत है, हरियाणा हांगे का जी। अब ये दूसरी बात और है, उसको फोकस कर लो। अगर उसको फोकस कर लो तो फिर हम विश्व विजेता होते हैं जी, बिल्कुल। क्योंकि एक चीज़ तो हमारे पास है ही, बस उसको फोकस ही करना है। कईयों पे जो एक भी नहीं है वो क्या करेंगे, और फोकस भी कर लेते हैं तो हम बड़े गजब के होते हैं, वो हमारे खिलाड़ी करके दिखाते हैं जी। तो उस नाते से मैं तो आपको भी बधाई देता हूं कि आपने एक शहर पे फोकस कर लिया जी। मुझे याद है जब मैं एमए करते ही नॉर्थ ईस्ट के टूर पे गया था 20 दिन के पे, तो मेरे साथ अलग अलग राज्यों के विद्यार्थी थे। हमारा विद्यार्थी का टूर था, सील टूर होता था, इंटरस्टेट एक्सपीरियंस करके लिए ले जाते थे। तो जो दिल्ली और बंबई से आते थे उनको बड़े प्रेम से मिलते थे सब लोग, और बड़े ऐसे देखते थे, दिल्ली से आए हैं, ये बंबई से आए हैं, और हम बताते थे हरियाणा से आए हैं, तो वो पूछते थे भाई हरियाणा कहाँ है जी। लेकिन आज गुड़गांव ने एक विश्व लेवल की पहचान बनाई है। बिल्कुल, नगरों की भी अपनी एक पहचान होती है। न्यूयॉर्क की कोई पहचान है, मेलबोर्न की कोई पहचान है, वाशिंगटन की कोई पहचान है,
पेरिस की कोई पहचान है, तो अलग अलग शहरों की पहचान कई बार बहुत बड़ी होती है। तो उस नाते से अब गुड़गांव की एक बड़ी पहचान बन रही है और उस बड़ी पहचान को आपने अपने चैनल से फोकस किया है उसकी विशेषताओं के साथ, और उसकी विशेषताओं के साथ यहाँ के नागरिकों ने सोचना शुरू किया है। अभी नौजवान ने बहुत अच्छा सवाल किया कि गुरुग्राम तो है लेकिन गुरु भी दिखाई दे, गुरु द्रोण भी यहाँ दिखाई दे। तो उस नाते से इस आइकॉनिक पहचान के साथ जो इस नगर की एक बन रही है, बहुत से पहले सत्र में भी देख रहा था कि डेमोग्राफी को लेकर भी कई सवाल आ रहे थे कि किस प्रकार से इस शहर को हमने कहाँ तक ले जाना है, और इसकी जनांकी के बारे में भी विचार करना शुरू किया है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे पहल हर खबर ने की है, और हर खबर को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि 3 बातों को आपने साथ ले लिया है। हर महीने प्रत्येक खबर, बिल्कुल, और हर महीने हरियाणा की खबर, और हर महीने परमात्मा। बिल्कुल, तुमने तो तीन तालियों के साथ स्वागत करिए। धनखड़ साहब ने बहुत अच्छी बात की है जी। तीन चीजों को जोड़ते हुए जो आप लेकर आए हो, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस शहर की जो एक पहचान, क्योंकि पहचान बनाने में मीडिया की बड़ी भूमिका होती है जी, और ये मेट्रो का चैनल आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि गुड़गांव की पहचान को एक विश्वव्यापी, जैसा गुड़गांव है और जैसे गुड़गांव के सामर्थ्य हैं, उन सामर्थ्यों के साथ इस पहचान जो पहुंचेगी, तो मुझे लगता है कि और अधिक से गुड़गांव को लोग निकट से जान सकेंगे, और जिनका गुड़गांव से प्रेम है जी, वो दुनिया में जहां कहीं भी होंगे, वो और अधिक निकटता के साथ अपने नजदीक की खबरों को देख सकेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं जी। मैं एक बार डालास में था, और डालास में मेरे गांव के एक बड़े सेठ रहते हैं, उन्होंने वहाँ की यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज बनाया है, तो मैं उनको पहली बार मिलने गया। तो वो मुझे एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गए भोजन कराने, और जब कोई बड़ा व्यक्ति भोजन कराने किसी को ले जाता है तो वो उसको बुलाता है शेफ को। बिल्कुल सही बात। और उन्होंने शेफ को बुलाया और कहा कि ये हरियाणा से मेहमान आए हैं, और उसने मुझे ऐसे झुककर देखा, उसने कहा तो धनखड़ साहब हैं। और उन्होंने कहा, मेरे से अगला सवाल किया, विज साहब कैसे हैं? तो मैं थोड़ा हैरान हो रहा था, और वो जो मेरा होस्ट था वो उससे भी भयंकर हैरान हो रहा था, वो तो मुझे पहली बार मिल रहा था। उसने कहा, साहब पहले मैं पंचकुला में काम करता था, अब यहाँ आ गया हूँ, और सरकार में आप 2 लोग ही, उस समय दलाल साहब नहीं थे, बोला 2 लोग ही ज्यादा बोलते हो, और मैं सारी खबरें पढ़ता हूँ। अब वो डालास में बैठा हुआ आदमी इतने टच में रह रहा था, आप गुड़गांव को इतनी नजदीक से दिखाएंगे, मुझे लगता है कि दुनिया में किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति जब इन सब चीजों को जानेगा, और जब हमारे जैसा मिलेगा, तो निश्चित रूप से वो आज की खबरें आज बताएगा, तो उस ताजगी का मजा आप दे सकते हो। हरियाणा फॉर फ्रेश, जैसे हम एग्रीकल्चर में कहते हैं, दलाल साहब एक ब्रांड हमने वहाँ रजिस्टर करा रखा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो हरियाणा फॉर फ्रेश, तो हर न्यूज फ्रेश न्यूज देगा हर समय गुड़गांव की, तो वो अपने यहाँ से जुड़े रहेंगे, जड़ों से जुड़े रहेंगे। बिल्कुल। और धनखड़ साहब की इस बात के लिए एक बार फिर से आप जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, तालियों में आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं, तालियां बजाइए। ठंड पड़ रही है, मैं मानता हूं, लेकिन गर्मी तभी आएगी जब आप तालियां बजाएंगे। हो सकता है ठंड ना लगे आपको। मैं आता हूं धनखड़ साहब आपके पास, और प्रकाश जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। फिलहाल रितु कटारिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जेजेपी के नेता हैं। डीपी गोयल जी हमारे साथ हैं, कैनविन एनजीओ से ताल्लुक रखती हैं। प्रदीप कौशिक जी हमारे साथ हैं, जो कि जीएबी स्कूल के ओनर हैं। इसके साथ ही वैशाली फॉर्मर जी हमारे साथ हैं, जो कि महिला मोर्चा से ताल्लुक रखती हैं। जगपाल जी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इसके साथ ही अमित गोयल जी हमारे साथ हैं, जो कि समाज सेवी हैं। रश्मि जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता। और हमारे साथ शैलजा भाटिया जी, जो कि हरियाणा जेजेपी यानी कि जेजेपी की नेता हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और रितु कटारिया जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है। सवाल ये है मेरा आपसे, देखिए, क्योंकि अब नगर निगम का जो चुनाव है वो भी बहुत नज़दीक आ रहा है, और आप भी सोच रहे होंगे कि अभी तो 1 साल है, लेकिन ये अभी से इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? जिक्र इसलिए क्योंकि आप सत्ताधारी जो पार्टी है उसके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। क्या मंशा है आपकी? कैसे चुनाव लड़ेंगे? मिलकर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे? क्या विचार है? आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं हर खबर चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आज उन्होंने एक बहुत ही उम्दा शुरुआत की है। और जो कि आपका क्वेश्चन है वो मुझसे ज़्यादा जो है वो पार्टी की आला कमान इसका जवाब ज़्यादा अच्छे से दे सकती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि
अगर जनता विश्वास दिखाती है तो जो है हम बीजेपी जेजेपी गठबंधन जो है वो हमेशा ही साथ रहा है और आगे भी रहेगा। सबसे पहले जो जैसे हम माननीय ओपी धनखड़ जी ने बताया कि जिस तरह से हम सब काम इतने अच्छे से करते आ रहे हैं और जनता का विश्वास जीतते आ रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये विश्वास और भी मजबूत होगा और इसके साथ जनता को जो एक आश्वासन दिख रहा है कि हमारे काम हो रहे हैं या हमारे जो एक सोच है, हमें जिस तरह का माहौल चाहिए वो हमें अब मिल रहा है, तो उस विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश रहेगी। और जहां महिलाओं की बात आती है या सामाजिक कार्यों की बात आती है तो इस गठबंधन ने बहुत अच्छे काम किए हैं। युवाओं की बात आती है तो उसके लिए भी हम जो है हमारे पार्टी आला कमान का हमेशा बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो ये समय बताएगा और समय बहुत अच्छा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। शुक्रिया रितु जी। डीपी गोयल जी, मैं अब आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आप कैनविन एनजीओ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एनजीओ की एक अहम भूमिका होती है समाज निर्माण में, और ख़ास तौर पर जो गरीब तबका होता है वो आप लोगों से बहुत उम्मीदें रखता है। किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपके जो एनजीओ है इसके ज़रिए आप किस तरीके से समाज का जो निचला तबका है उस तक आप पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। और सबसे पहले मैं हर खबर चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारा जो सरकार के प्रति जो विश्वास है वो हमारी सरकार और माननीय धनखड़ जी के जो प्रयास हैं उनकी वजह से बहुत डिपन हुआ है। किस तरह से हमने पिछले 2 सालों में कोरोना को हराया या उससे लड़े, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा है। और एक इसका एग्जाम्पल और एक साक्षात उदाहरण ये भी रहा है कि हमारा गुरुग्राम जिला 100% वैक्सीनेशन में सबसे आगे रहा है और हरियाणा का ही एक पहला जिला बना है जिसने 100% वैक्सीनेशन करवाया है। देखिए, आज गुड़गांव की जो पॉपुलेशन है पिछले काफ़ी समय में बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ी और बहुत ही स्पीड से बढ़ी, तो इसलिए उनको सुविधा पहुंचाना एक बहुत ही मुश्किल का कार्य होता है। मैं माननीय धनखड़ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, हमारी सरकार बहुत अच्छा विश्वास भी जीत रही है और बहुत अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमी है वो हमारी जो पॉलिसी जो स्कीम्स हैं माननीय धनखड़ जी, उसका जो प्रचार है वो आम जन तक पहुंचने का जो हमारा माध्यम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सही नहीं है। आज भी सरकार की ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं, जैसे हम बात करें अपने जो भी सेंटर की स्कीम्स आई, जो भी और स्कीम्स आती है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसमें सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओ का बहुत बड़ा रोल है। आज भी सामाजिक संस्थाएं ऐसी बहुत सी हैं जो बहुत ही एग्रेसिवली काम करना चाहती हैं, लेकिन उनको वो पूरा थोड़ा सा कंफर्ट नहीं मिल पाता और उनका कोई सिस्टम नहीं बना पाते हम। आज भी जैसे बात करें, जैसे हॉस्पिटल की बात हो रही है कि हमारा 400 बेड का हॉस्पिटल तो प्रस्तावित है, लेकिन आज तक उसका निर्माण शुरू नहीं कर पाए हम, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ पे थोड़ा सा और ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। गुड़गांव की जो पॉपुलेशन है उसमें एक हॉस्पिटल भी काफ़ी नहीं है, हमें कम से कम भी 4 हॉस्पिटल अलग अलग कोने में चाहिए और अच्छी क्षमता वाले चाहिए। और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, हमारे जैसे सामाजिक संगठन जो कैनविन फाउंडेशन जैसी संस्थाएं हैं वो पीपी मॉडल पे इसको चलाने के लिए भी तत्पर हैं। सिर्फ आप हमें थोड़ा सा आदेश करें, हमारे को कंफर्ट दें। 1 मिनट में, क्योंकि बारिश भी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका, निश्चित रूप से सही कह रहे हैं आप। अश्विनी जी आप भी आ जाइए, अमू साहब, विधायक जी आपसे गुजारिश है कि सभी बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब एक जो औपचारिकता है हमारे बुलेटिन की वो पूरी कर लेते हैं। आप सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया। जो रिमोट है कंचन अध्यक्ष जी को रिमोट दिया जाए। आइए विधायक जी, मुकेश जी भी हमारे साथ है, मुकेश पहलवान जी, अश्वनी भाई, हमारे पार्षद जी, थोड़ा साइड में अध्यक्ष जी के साथ में, थोड़ा उधर हो जाए ना। और ये हम शुक्रगुजार हैं